Greetings, dear students. Today, in this lecture, we are going to discuss our next property from the chapter of Physical Properties and Molecular Structure. And the last property of this chapter is magnetic susceptibility. But before we discuss magnetic susceptibility, we have to discuss some common terms which are to be used in this chapter. The first term which we are going to discuss is magnetic permeability. तो देखो बेटा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है कि अगर हम मैग्नेटिक परमेबिलिटी की बात करते हैं तो वी नीड टू हैव टू मैग्नेटिक पोल्स। अगर हमारे पास कोई दो मैग्नेटिक पोल्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ एक की m1 है, दूसरे की स्ट्रेंथ m2 है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r, तो उन दोनों मैग्नेटिक पोल्स के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा that will be given by this expression, that is F is equal to 1 by mu m1 m2 over r square. अब ये जो यहाँ पर म्यू यूज़ हुआ है, दिस म्यू इज कॉल्ड द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स या मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मैग्नेट बिटवीन द टू पोल्स। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है ये बेसिकली हमारे पास यहाँ आती है एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब अगर हमें डिफाइन करना है व्हाट इज़ दिस मैग्नेटिक permeability, तो हम कहेंगे it is defined as the relative tendency of the magnetic lines of force to pass through the medium as compared to that in vacuum. हमें पता है हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, तो ये कहता है कि उन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की कितनी रिलेटिव टेंडेंसी है किसी मीडियम के अंदर से पास करने की as compared to that of vacuum, that is magnetic permeability. कि हमारे पास एक अगर वैक्यूम है, एक मीडियम है, तो उस वैक्यूम के कंपैरिजन में रिलेटिव टेंडेंसी कितनी है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की टू पास थ्रू दैट मीडियम, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म परमिएबिलिटी। अब देखो हम क्या कहते हैं, हम वैक्यूम को बेसिकली जब लेते हैं तो वैक्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग हम इस म्यू की वैल्यू 1 ले लेते हैं। अब एयर जो है उसको भी हम नियरली वैक्यूम कंसिडर करके और एयर की भी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 ही ले लेते हैं। तो अगर किसी मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू लेस देन 1 है, दैट मीन्स वहाँ पर रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स to pass through that medium is lesser than that of vacuum. And if this magnetic permeability value is greater than 1, then the relative tendency will be greater than that of vacuum. कि वहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की उस मीडियम में से पास करने की ज़्यादा टेंडेंसी है वैक्यूम के कंपैरिजन में, अगर म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो, और लेस देन 1 है तो उनकी टेंडेंसी कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ वैक्यूम। So this is magnetic permeability represented by the symbol mu, और mu की वैल्यू अगर निकालनी है तो आप कह सकते हो that will be equal to 1 by f m1 m2 by r square. नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म्स आती हैं these are diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic. तो देखो ये जो diamagnetic, paramagnetic और ferromagnetic लाइंस या सब्सटेंसेस हमारे पास हैं उनको हम इसी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बेस पर डिफाइन करेंगे पहले। तो जैसा कि हमने पहले मेंशन किया है कि म्यू वैल्यू फॉर वैक्यूम इज़ 1, म्यू इज़ इक्वल टू 1 फॉर वैक्यूम। अब दूसरे मीडियम के लिए या तो इसकी वैल्यू 1 से कम होगी या फिर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। हम कहते हैं इफ़ द वैल्यू ऑफ म्यू इज़ लेस देन 1, कि अगर इसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू लेस देन 1 है तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहाँ से पास करना प्रेफर करेंगी, थ्रू वैक्यूम एज कम्पेयर टू द मीडियम, कि उनकी प्रेफरेंस क्या हो जाएगी, वैक्यूम हो जाएगी, क्योंकि म्यू की वैल्यू हमने कही लेस देन 1, दैट मीन्स रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स टू पास थ्रू द मीडियम इज लेस देन दैट ऑफ वैक्यूम। तो उस केस में जो सब्सटेंस होगा उसको हम कहेंगे कि वो कैसा है, डायामैग्नेटिक है। दैट मीन्स जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं दे आर रिपेल्ड फ्रॉम दैट मीडियम,
जो भी हमारे पास मीडियम है, जो भी हमारे पास सब्सटेंस है, अगर उसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस के पास करने की टेंडेंसी कम है, दैट मीन्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर रिपेल्ड बाय दैट मीडियम, तो दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस विल बी कॉल्ड अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। दूसरी तरफ अगर म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, in that case what we can say, we will say that the magnetic lines of force have a great tendency, have a larger tendency to pass through the medium than that of the vacuum. That means उनकी प्रेफरेंस क्या होगी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, टू पास थ्रू द मीडियम, तो वो मीडियम के अंदर से पास करना पसंद करेंगे। दैट मीन्स हम कहेंगे कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय द मीडियम, and in that case mu will be greater than 1 and the substance will be called paramagnetic substance। तो paramagnetic substance के लिए क्या हो गया, they attract the magnetic lines of force, और diamagnetic substances हमारे पास होंगे they repel the magnetic lines of force away from them। अब कई बार क्या होता है कि म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है बट इट इज़ वेरी लार्ज, वी कैन से ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to the power 3 और मोर। दैट मीन्स उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा है कि 1000 या उससे भी ज़्यादा उसकी वैल्यू है। इन दैट केस हम कहेंगे कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ग्रेटली अट्रैक्टेड बाय द मीडियम, और उस केस में जो सब्सटेंस हमारे पास होगा दैट विल बी टर्म्ड एज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अब यहाँ पर हमने 3 अलग अलग टर्म्स डिस्कस की हैं, एक हमारे पास है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से हैं, जिनके लिए म्यू की वैल्यू लेस देन 1 है, पैरामैग्नेटिक के लिए म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और फेरोमैग्नेटिक के लिए ग्रेटर देन 1 बट ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to the power 3 और मोर। अब जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनमें मेनली या तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, ये एलॉयज होते हैं, निकल के, कोबाल्ट के, आयरन के, या फिर दूसरा कोई सब्सटेंस हो सकता है। अब देखो ये जो डिफरेंट 3 टाइप के सब्सटेंसेस हमने देखे हैं उनके लिए डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक का, ये साउथ पोल है मैग्नेट का, दैट मीन्स इनके बीच में वैक्यूम है, और इनके बीच में अगर हम कोई नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, अब इसके बीच में अगर वैक्यूम है तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है उनकी डायरेक्शन हमारे पास कुछ ऐसी होगी, जैसे ये यहाँ पर शो कर रखा है कि ये सपोज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस देखो, इफ़ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर लाइक दिस, कि ये अगर हमारे पास वो सब्सटेंस है जो हमने इस नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रख रखा है, तो इस सब्सटेंस के अंदर से पास करने की बजाय अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से इससे बाहर से पास करना पसंद कर रही हैं, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दैट सब्सटेंस इज रिपेलिंग द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये जो सब्सटेंस होगा दैट विल बी टर्म्ड एज द डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब थर्ड फिगर देखते हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये बीच में हमने अपना सब्सटेंस रखा हुआ है। अब देखो अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर से पास करने की कोशिश कर रही हैं, जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं, तो इस सब्सटेंस को हम बोलेंगे कि ये सब्सटेंस उन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, एंड इन दैट केस द सब्सटेंस विल बी टर्म्ड एज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सिंपल वैक्यूम की, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। इसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको हमें बेसिकली डिटेल में स्टडी करना है। तो अब देखो ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमारे पास क्या होती है, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मटेरियल के अंदर और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिफरेंट हो सकता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ विद इन द मटेरियल प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि यहाँ से एक और नई टर्म एग्जिस्टेंस में आ गई जिसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है तो उस सब्सटेंस के अंदर
जितनी स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, दैट स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड within the material, within the substance, that will be termed magnetic induction. नई टर्म आई है, ध्यान रखना, अभी आगे यूज होगी। और ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन हम कह रहे हैं, इसको जनरली हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर फर्दर हमने कहा कि अगर हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एच से हम रिप्रेजेंट कर लें, जैसे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है कि इफ़ कैपिटल एच इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ applied magnetic field, B is the magnetic induction, then these two are related by the equation कि इनके बीच में फिर ये रिलेशन होती है कि हम कहते हैं B is equal to H plus 4 pi I। अब H तो हमें पता लग गया, this is the strength of applied magnetic field। ये जो I यहाँ पर है, this I will be the magnetic moment per unit volume in the material, और इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। दिस आई इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। कि ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि यूनिट वॉल्यूम में कितनी मैग्नेटिक मोमेंट है किसी भी सब्सटेंस की। अब ये जो आई है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक और इट इज़ डायमैग्नेटिक। अगर सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विल बी पॉजिटिव, और अगर सब्सटेंस हमारा डायमैग्नेटिक होगा तो दिस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विल बी नेगेटिव। तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इसको एक अलग नाम दे दिया गया विच इज़ नोन एज स्पेसिफिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। कि अगर हम इस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से डिवाइड कर देंगे तो वी विल गेट अनदर टर्म विच इज़ कॉल्ड which is represented by chi, and this chi is known as specific magnetic susceptibility। तो magnetic susceptibility अगर हमें डिफाइन करनी है तो हम क्या कहेंगे, दिस विल बी द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब अगर हम इस क्वांटिटी को देखें तो बेसिकली ये हमारे पास हम एक्सपेरिमेंटली इसको मेज़र करते हैं और ये हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट सब्सटेंसेस की बता देती हैं। तो अब देखो हम क्या करते हैं, हम करेंगे कि इस ऊपर वाली टर्म को, यानी कि जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमने यहाँ पर डिफाइन की है, अगर इसको हम मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, मोलर वॉल्यूम मीन्स मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय द मोलर डेंसिटी, तो हमारे पास मोलर वॉल्यूम आ जाएगी यहाँ से। तो अगर हम इस स्पेसिफिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर मोल, या इसी को हम कह सकते हैं दिस विल गिव अस मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसको हम काई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो काई एम विल बी इक्वल टू m by rho into I by h। तो molar magnetic susceptibility is the molar volume multiplied with the intensity of magnetization to the applied magnetic field। फर्दर हमें एक और रिलेशन पता है कि अगर हम मैग्नेटिक इंडक्शन और अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ में रिलेशन देखें तो वो हमारे पास होता है मैग्नेटिक इंडक्शन इज फाउंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जहाँ पर म्यू का हमें पता लग ही गया, दैट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से अब अगर हम आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन की मैं बात कर रही हूँ जहाँ पर हमने काई को डिफाइन किया था, यहाँ से अगर हम आई फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी काई इंटू एच। जबकि हम अगर यहाँ पर बी की वैल्यू पुट कर दें, और बी की वैल्यू कहाँ हम पुट कर सकते हैं, फोर्थ इक्वेशन, और जो हमारी लास्ट इक्वेशन आई है फोर्थ इक्वेशन में पुट करके और इसको देखें तो हमारे पास बिकॉज आई इज इक्वल टू म्यू एच, नहीं बी इज इक्वल टू म्यू एच, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, b इज इक्वल टू म्यू एच। तो जो ऊपर वाली रिलेशन थी इसमें हम ये सारी वैल्यूज़ रख रहे हैं। तो h, ये फर्स्ट इक्वेशन की मैं बात करूँ बेटा, हम इसमें ये वैल्यूज़ रख रहे हैं, तो हमारे पास b की जगह तो आ गया म्यू एच,
H एज इट इज नेक्स्ट साइड में, प्लस 4 पाई आई की जगह हम क्या लिखेंगे, अब आई की जगह हम ये लिखेंगे दैट आई इज इक्वल टू काई इंटू एच। अब यहाँ से h पूरे में से कॉमन ले लें तो वो कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास रिलेशन बन गई म्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 4 पाई काई, यानी कि म्यू की वैल्यू हमारे पास हो गई 1 प्लस 4 पाई काई। अब यहाँ पर अगर हम इस I को देखें तो I क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होती है सब्सटेंस के लिए, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इनफैक्ट अगर हम वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी को भी देखें तो वो भी हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मीडियम इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। इसलिए मोस्टली जो पर्पसेस हमारे पास हैं वहाँ पर हम मोस्टली मास ससेप्टिबिलिटी यूज़ करते हैं। तो अब हमें मास ससेप्टिबिलिटी लेके आनी है तो वो हमें कैसे मिलेगी, क्योंकि हमें पता है मास ससेप्टिबिलिटी को अगर मैं काई डैश से रिप्रेजेंट कर दूंगी तो दैट विल बी इक्वल टू काई बाय रो। काई इज द magnetic susceptibility, that is molar magnetic susceptibility, and rho is the density. So यहाँ से chi becomes rho into chi dash। अब इस वैल्यू को नेक्स्ट इक्वेशन में अगर हम जो पिछली हमारी इक्वेशन थी उसमें पुट कर देंगे तो हमारी म्यू की वैल्यू बन जाती है 1 प्लस 4 पाई रो इंटू काई डैश, और यहाँ से काई डैश की वैल्यू बन गई म्यू माइनस 1 ओवर 4 पाई पी। और ये हमें एक रिलेशनशिप दे देता है किस किस के बीच में, स्पेसिफिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के बीच में, किसी भी मटेरियल के लिए जिसकी डेंसिटी हम अज्यूम करके चल रहे हैं रो है। और ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर काई डैश की, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर सीसी। अब हमें ये पता है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए म्यू की वैल्यू 1 होती है, इसलिए स्पेसिफिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उन सब्सटेंसेस की कैसी होगी डायमैग्नेटिक की, दैट विल बी नेगेटिव। ऑन द अदर हैंड अगर सब्सटेंस हमारा पैरामैग्नेटिक है तो उसके लिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो ऐसे केसेस में जब हम देखेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से इसके लिए काई डैश के लिए, दैट विल बी पॉजिटिव बट दैट विल बी स्मॉल। अब क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए म्यू इज़ वेरी लार्ज, तो यहाँ से जो काई की या काई डैश की वैल्यू आएगी वो भी बहुत लार्ज होगी और वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी नेचर में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से, दैट इज मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन मोस्ट फेमस मेथड and most important from examination point of view, Gauss method, GOUY, Gauss method। और एग्जाम्स में ये आपसे बाय नेम पूछा जाता है, डिस्क्राइब Gauss मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। दैट मीन्स आपको यही मेथड एज सच करना है। तो देखो Gauss मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो तो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। मैग्नेटिक पोल्स का मेन काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना। अब यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक पोल्स की बात करूँ तो एक मैग्नेटिक पोल मेरे पास ये है, एक मैग्नेटिक पोल मेरे पास ये है, और एक हमारे पास बैलेंस होता है। बैलेंस बोले तो जैसे किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए तराजू हमारे पास होता है, ये उस टाइप की चीज़ है। अब इस बैलेंस के एक एंड पर तो हमारे पास ये एक ट्यूब लगी होती है जो हमारी सैंपल ट्यूब होती है, यानी कि जिसके अंदर हमें वो सब्सटेंस फिल करना है जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हम मेज़र करना चाहते हैं। और जो इसका दूसरा पलड़ा होता है यानी कि दूसरा एंड होता है, वहाँ पर वेट्स रखे होते हैं कि इसका कितना वेट है, वो हम यहाँ से इसकी हेल्प से इन वेट्स की हेल्प से मेज़र कर सकें। और ये जो वेट्स होता है या ये जो वेट होता है इस सब्सटेंस का, या हम कहें जो इसका मास होता है, उसको हम एक तरीके से यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस। वो कैसे यूज़ करेंगे अभी देखते हैं इस मेथड के अंदर। तो यहाँ से देखो इन्होंने क्या किया, जिस भी मटेरियल का हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेज़र करनी है उसको हमने एक थिन सिलेंडर में ले लिया। जो थिन सिलेंडर आप लोग यहाँ देख सकते हो, ये वाला थिन सिलेंडर है। इस थिन सिलेंडर के अंदर ले लिया और उसको सस्पेंड कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ अ वायर फ्रॉम वन आर्म ऑफ द बैलेंस।
बिटवीन द टू पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के दो पोल्स थे इनके बीच में इस थिन सिलेंडर को सस्पेंड कर दिया गया। अब यहाँ से पहले क्या है, इनिशियली हमने इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन नहीं किया है, यानी कि इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट करेगी। तो जब तक इसके मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट किया था तब इसका कितना वेट है वो हम दूसरे पलड़े में वेट्स रख के फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को इलेक्ट्रिक करंट देंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ सपोज हमारे पास H हमने कह दी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अब हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखो हमारे पास यहाँ से जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मेनली 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 3 कैसे, कि हो सकता है कि ये जो इस थिन सिलेंडर के अंदर हमने सब्सटेंस फिल कर रखा है ये पैरामैग्नेटिक नेचर का हो, और अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं ये इसको अट्रैक्ट करेंगी और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और अगर ये डाउनवर्ड जाएगा यानी कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा जो कि अट्रैक्टिंग नेचर का है, तो इसका वेट ज़्यादा फील होगा और इसका वेट फाइंड आउट करने के लिए दूसरे पलड़े में ज़्यादा वेट्स रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका वेट बढ़ जाएगा। दूसरा केस हो सकता है कि ये जो सब्सटेंस हमने इस सिलेंडर के अंदर लिया है ये डायमैग्नेटिक नेचर का हो। अगर ये डायमैग्नेटिक होगा तो दैट विल बी रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, और अगर ऐसा होता है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। दैट मीन्स इसका वेट जितना हमने पहले फाइंड आउट कर रखा है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उससे भी कम हो जाएगा, तो वो हमें वहाँ से एक्स्ट्रा वेट्स हटाने पड़ेंगे। तीसरा केस क्या हो सकता है, यह सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक भी हो सकता है, और अगर ये फेरोमैग्नेटिक होगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगी, और अगर यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करता है तो इसका वेट बहुत ज़्यादा फील होगा, और उस केस में दूसरे पलड़े में दूसरे पेन में हमें बहुत सारे और वेट्स रखने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इट्स वेट। तो मेन जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास यहाँ पर ये है। अब देखो इसके अंदर मैथमेटिकल हम कैसे यूज़ करेंगे। तो ये कहता है कि अब यहाँ पर जो चेंज इन वेट है दैट इज बेसिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दैट मटेरियल। कि चेंज इन वेट किसकी वजह से हुआ, कि उस मटेरियल के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा था उसकी वजह से हुआ। दैट मीन्स जो डेल्टा एम है उसको हम क्या कह सकते हैं, यहाँ डेल्टा एम जी, डेल्टा एम इज चेंज इन मास, और अगर उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो चेंज इन वेट। तो यहाँ पर जो डेल्टा एम जी यानी कि चेंज इन वेट आएगा दैट विल बी गिवन बाय 1/2 काई माइनस काई ए इंटू ए एच स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो स्मॉल जी यूज़ किया है दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ पर काई वाली 2 टर्म्स हैं, एक हमने सिंपली काई लिखा है, दूसरा हमने काई ए लिखा है। सो दिस काई ए रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर एंड काई रिप्रेजेंट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। दिस कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पेसिमन, यानी कि ये जो हमने सिलेंडर ले रखा है जिसके अंदर हमने अपना सैंपल फिल किया है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया। एंड एच इज द फील्ड स्ट्रेंथ, कि कितनी फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो अब अगर यहाँ से हम देखें तो काई ए जिसको हमने कहा वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर है उसकी वैल्यू हमारे पास नॉर्मली फाइंड आउट की गई 0.03 इंटू 10⁻⁻⁶ यानी कि नेग्लिजिबल है नियर अबाउट। तो इसको हम यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं या इसको एज सच भी रखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको एक स्टैंडर्ड के साथ हम जब कंपैरिजन में लेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाती है। अब इन कैलकुलेशंस में जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फील्ड स्ट्रेंथ हम कैसे मेजर करेंगे यहाँ से, बिकॉज वी आर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू दैट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड, तो उसको मेजर करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसी सेम एक्सपेरिमेंट को 2 अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ रिपीट करते हैं। एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारा अननोन है और दूसरा ऐसा सब्सटेंस जिसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट कर रखी है। तो इन दैट केस हमारे पास ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम सेम सिलेंडर के अंदर सैंपल लेके करें तो वो सेम हो गया
इक्वल अगर हमने फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई की है तो वो भी सेम हो गया। तो ये टर्म्स अगर हम उनका रेशियो ले लेंगे तो वहाँ से कैंसिल हो जाएंगी। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है कि हमने क्या किया, डेल्टा एम एस over delta mw. This delta m dash represents change in mass of the sample and delta mw represents change in mass of water. That will be equal to chi s minus chi a divided by chi w minus chi a. Chi w is the magnetic susceptibility of water जिसकी वैल्यू हमें पता होगी टेबल से, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर रख दें। chi a की वैल्यू अपने आप से यहाँ से निकल जाएगी। तो फाइनली हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं डेल्टा एम एस, क्योंकि डेल्टा एम डब्ल्यू की भी वैल्यू हम चेंज इन वेट निकाल सकते हैं सिंपली। तो यहाँ से सिर्फ एक ही अननोन बच गया, दैट इज काई एस, एंड वी कैन फाइंड आउट दैट अननोन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल अदर टर्म्स। तो इन दैट वे वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एनी सैंपल बाय गॉस मेथड। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर। दैट मीन्स मोलिकुलर स्ट्रक्चर को डिटर्मिन करने में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसे हेल्प कर सकती है, कैसे हेल्पफुल है। तो यहाँ से अगर हम इसका नेचर देखें, क्योंकि हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली चीज़ यही देखते हैं कि वो प्रॉपर्टी एडिटिव है, कॉन्स्टिट्यूटिव है या एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव है। तो जब हमने इसको देखा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को, तो हमने ये फाइंड आउट किया दैट दिस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज एडिटिव एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि एडिटिव नेचर भी है इसका और कॉन्स्टिट्यूटिव नेचर भी इसका है। तो जो इसको वैल्यूज़ यहाँ पर स्पेसिफाई की गई हर एक ग्रुप के लिए, वो अब यहाँ पर क्योंकि जितने भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती हैं। दैट मीन्स अगर मॉलिक्यूल के अंदर कोई डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या कोई रिंग प्रेजेंट है, तो उनका अपना फिक्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर मैटर करती हैं। तो अब यहाँ से काई की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल भी देखना पड़ेगा। और जब हमने डिफरेंट एटम्स और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के लिए ये वैल्यूज़ देखी, तो ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की हुई वैल्यूज़ हैं, ये हमें ये दे रखी थी। अब जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर रखी है दोनों ही के केस में, यानी कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के केस में भी, स्ट्रक्चरल फैक्टर के केस में भी और डिफरेंट एटम्स के केस में भी। तो यहाँ से डिफरेंट सब्सटेंसेस के, डिफरेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स की अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड आउट की गई म्यू के लिए। तो ये हमारे पास इसके लिए मेन वो था कि बेसिकली इसका नेचर क्या है, कैसे क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो अगर हमें सपोज़ हमें फाइंड आउट करना है क्लोरोबेंजीन का, तो क्लोरोबेंजीन के अंदर हमारे पास 6 कार्बन हो गए, 5 हाइड्रोजन हो गए। तो 6 कार्बन की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्लस 5 हाइड्रोजन की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी प्लस अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है दैट इज़ बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग का कॉन्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो उन सब के ऐड होने से हमारे पास फाइनल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वैल्यू आएगी। एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर बेंजोइक एसिड का दे रखा है कि यहाँ पर टोटल 7 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन अलग टाइप का है जो डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, और एक ऑक्सीजन अलग टाइप का है जो सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है और दूसरा बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ बना रखा है। तो इन सब की हमने वैल्यूज पुट की, प्लस इसके अंदर स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या है, एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट, सॉरी एक बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट है। तो बेंजीन रिंग का भी कंट्रीब्यूशन हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो जो ओवरऑल कैलकुलेटेड वैल्यू हमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की मिली बेंजोइक एसिड के केस में, वो हमें मिली -69.5 इंटू 10⁻⁻⁶। और जो इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू देखी गई वो होती है -70.3 इंटू 10⁻⁻⁶। तो दोनों वैल्यूज़ को देखें तो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। देयरफॉर जो हमारी ये अजम्पशन थी कि ये एडिटिव एज वेल कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। इसी तरीके से एक और सिस्टम यहाँ पर दे रखा है मिथाइल एसीटेट, उसके लिए भी आप लोग फाइंड आउट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म, कि डायमैग्नेटिज्म को और पैरामैग्नेटिज्म को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली उसके ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की टर्म्स में बात करेगा इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन का हमें पता है भी है,
ये भी पता है ऑलरेडी कि ऑर्बिटल मोशन भी वो एग्जिबिट करता है और स्पिन मोशन भी, यानी कि अपने स्पिन पर भी घूमता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में भी रिवॉल्व करता है। अब क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक चार्ज्ड पार्टिकल है, तो चार्ज्ड पार्टिकल जब भी मूव करते हैं दे प्रोड्यूस अ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी तो वो भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी मॉलिक्यूल के अंदर पेयर्ड हैं तो यहाँ से जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में स्पिन करने वालों की होगी उससे अपोजिट होगी जो उससे दूसरी डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं उनकी। और इस केस में जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगी दैट विल बी जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। और इस केस में जो सब्सटेंस हमारे पास होगा, यानी कि अगर हम सब्सटेंस को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो यहाँ से बहुत स्मॉल या हम कहें नेग्लिजिबल मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होगी उस सब्सटेंस के अंदर। तो यहाँ से जो सब्सटेंस होगा दैट विल बी रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, और उस टाइप ऑफ सब्सटेंस को हम बोलेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसलिए डायामैग्नेटिज्म सिर्फ वो ही स्पीशीज एग्जिबिट करेंगी जिनके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब सेकंड केस देखो कि अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें उस केस में क्या होंगे, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि जितने एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करने वाले पहले वालों से डिफर करेंगे, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर वैल्यू रह जाएगी रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट की, एंड ड्यू टू दिस रिजल्टिंग मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू वो जो सब्सटेंस होगा उसके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, and that will be somehow attracted by the magnetic field, and in that case जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो उस सब्सटेंस की एक फिक्स्ड वैल्यू होगी, एंड द सब्सटेंस विल बी कॉल्ड द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये हमारे पास होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड इट विल बी somehow attracted by the magnetic field। दूसरी तरफ अगर सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक होगा तो उस केस में हमारे पास कुछ डिफरेंट केस होता है कि डोमेन्स की फॉर्मेशन होती है और डोमेन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू ऑल अदर डायरेक्शंस, and due to this domain of electrons spinning in a particular direction the substance is observed to exhibit the ferromagnetic nature। तो ये सारा था एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म। अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आता है देन यू कैन पुट और राइट योर प्रॉब्लम इन द चैट बॉक्स ऑफ द वीडियो। Okay.